आइए एक बार IAS 41 को देख लेते हैं IFRS की रिवीजन के लिए। ओवरव्यू पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटी। एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या होती है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी में हमारे होते हैं पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधों के बाद हमारे पास क्या होती है कि कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग करने के साथ साथ हम क्या करते हैं, कुछ प्लांट लगाते हैं। प्लांट लगाने के बाद हम एनिमल पालते हैं। वो सब हमारे एग्रीकल्चर की एक्टिविटी के अंदर आ जाता है। IAS 41 के अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड के बियरर प्लांट्स, एग्रीकल्चर लैंड और इंटेंजिबल एसेट्स को एक्सक्लूड किया जाए गया है, और बाकी सारी चीजें क्या कर गई हैं, इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। चलिए, रिकॉग्निशन कैसे होगा। अगर आपके पास एग्रीकल्चर, जो भी आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपके पास जो भी हार्वेस्टिंग है, जो भी प्लांट्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, आपके पास उसका क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए ड्यू टू पास इवेंट्स के कारण। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होना चाहिए और पोटेंशियल प्रॉफिट होना चाहिए, उसमें इंडिकेशन होना चाहिए पोटेंशियल प्रॉफिट का। उसके बाद फेयर वैल्यू कैसे की जाएगी। अगर आपके पास आपको जो फेयर वैल्यू है माइनस कॉस्ट है बायोलॉजिकल एसेट्स है, वो रिलायबली आप मेजर कर सकते हो कि उसकी फेयर वैल्यू कितनी है। इंश्योर एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। उसके बाद हम क्या करते हैं कि आप इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं कि मेजर कैसे करें, तो हम फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ एसेस कर देंगे। अगर सपोज करो इनिशियल टर्म पे, इनिशियली जब आप फर्स्ट टर्म कर रहे हैं, इनिशियली अगर उसकी फेयर वैल्यू हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इम्पेयरमेंट लॉस, और वो जो वैल्यू आएगी उसे इनिशियली हम रिकॉग्नाइज के लिए ले सकते हैं। उसके बाद IFRS 13 जो कि आउट बताता है कि जो फेयर वैल्यू है वो रेफरेंस होता है कि हमारी मेजर मार्केट का। कभी कभी क्या होता है कि मोस्ट फेवरेबल मार्केट जो है अवेलेबल ना हो, तो उसके बाद जो मार्केट अवेलेबल है उसकी जो वैल्यू होगी उसको कंसिडर करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेपरेटली प्रेजेंट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, इसको क्लासिफाई नहीं करेंगे करंट में और नॉन करंट में। उसके बाद चेंज अगर कोई भी फाइनेंशियल चेंज अगर कोई भी अगर अगर बायोलॉजिकल एसेट्स में चेंज होता है, उसका जो भी फ्लक्चुएशन होगा वो हमारा PNL में उसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे। इनिशियल रिकॉग्निशन के अंदर जो भी गेन और लॉस होगा बायोलॉजिकल में, उसे इंक्लूड किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आगे चलते हैं। मेजरमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं वो मैंने पहले बताया कि या तो आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग के साथ एनिमल भी पाल रहे हैं और पेड़ पौधे भी कर रहे हैं। तो अगर आप हार्वेस्टिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म में करते हैं, तो उसको आप क्या करोगे, एक तरीके से उसको इन्वेंट्री मानोगे, अपनी IAS 2 के थ्रू उसकी वैल्यूएट करोगे, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म होती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पेड़ पौधे लगाते हैं, बहुत बड़े बड़े पौधे लगाते हैं, साल 2 साल 3 साल 5 साल के लिए, उसको हम बायोलॉजिकल एसेट्स अपनी बोलेंगे। अब फेयर वैल्यू, अगर आपको क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं आपके और उससे रिलेटेड आपको गवर्नमेंट से ग्रांट प्राप्त होती है। आपको पता है कि गवर्नमेंट बहुत सारी ग्रांट देती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी करने पे। तो अगर ये एक्टिविटी आप कर रहे हो तो वो IAS 20 में कवर नहीं होगी अगर आप फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल ले रहे हैं। ये कवर होगी कब, जब आप दूसरा वाला फार्मूला ले रहे हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हैं कि कॉस्ट माइनस डेट माइनस इम्पेयरमेंट लॉस। अगर आप ये वाला मेथड लेकर चल रहे हैं इनिशियल रिकॉग्निशन के लिए, तब आपको IAS 20 को फॉलो करना पड़ेगा। अब जो भी गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट्स आती है वो मेजर की जाएगी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, अलाइन विद द ट्रीटमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स। उसके बाद अगर अनकंडीशनली आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई कि आप ये लो एग्रीकल्चर हो, जैसे किसान को किसान, इंडिया के अंदर किसान को किसान निधि फंड्स में से कुछ मिलता है, तो डायरेक्टली वो जो फंड है वो आपको डायरेक्टली अनकंडीशनली मिल रहा है, तो रिकॉग्नाइज किया जाएगा इनकम में जब भी आपको रिसीवेबल हो जाएगा और कंडीशन ऑफ ग्रांट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये था हमारा IAS 41 का एक ग्लांस रिवीजन। अगर आपको ये रिवीजन पसंद आ रहा है, आपको ये चार्ट की जरूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये चार्ट का भी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।